और अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां बीजेपी ने चक्रवर्ती प्लान तैयार किया है। एनडीए का लक्ष्य है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीट जीती जाए। अगर बीजेपी को यह लक्ष्य हासिल करना है तो दक्षिण भारत में अपनी सियासी सेहत सुधारनी होगी, क्योंकि दक्षिण भारत में अब भी राह आसान नहीं है। सवाल है, बीजेपी दक्षिण कैसे जीतेगी? इस सवाल को समझने से पहले दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी की स्थिति को देखते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। दक्षिण में केंद्र शासित प्रदेश समेत कुल 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों में लोकसभा की कुल 132 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी को 132 में से सिर्फ 22 सीट मिली थी, लेकिन 2019 में भी बढ़कर 29 हो गई थी। और इस बार बीजेपी प्रदर्शन सुधारने की बात कह रही है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आंध्र प्रदेश में 25 में से एक ही सीट पर जीत नहीं मिली थी बीजेपी को। कर्नाटक ने बेहतर रिजल्ट दिए। बीजेपी को कर्नाटक में 28 सीटों में से 25 सीट मिली थी। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी को यहां एक भी सीट नसीब नहीं हुई। केरल में 20 सीटें हैं, यहां भी खाता नहीं खुला। पुडुचेरी और लक्षद्वीप में एक सीट है, यहां भी हार का सामना करना पड़ा। 2014 में अंडमान और निकोबार की एक सीट जीती थी, लेकिन 2019 में यह सीट भी हार गई। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी दक्षिण की कुल 132 सीटों में से 84 सीटों पर आज तक नहीं जीत पाई है। सवाल है, ऐसे में बीजेपी के खाते में ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे आएंगी? प्लान क्या है? सबसे पहले तमिलनाडु विजय प्लान की बात करते हैं कि बीजेपी का यह प्लान क्या है। तमिलनाडु में इस वक्त कांग्रेस और डीएमके की सरकार है। 2019 में बीजेपी का हाथ यहां खाली रहा। इस बार जीत के लिए बीजेपी कई मोर्चों पर काम कर रही है। क्या ये मोर्चे हैं, ये मैं आपको बताता हूं। पहला, तमिल काशी संगमम। 2 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही उनके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में तमिल काशी संगमम का सफल आयोजन किया जा रहा है। दूसरा, हिंदू कार्ड। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में डुबकी लगाई, रामानाथ स्वामी मंदिर में पूजा की, रामायण पाठ में हिस्सा लिया, रामेश्वरम में रोड शो तक भी उन्होंने किया। तीसरा, दक्षिण को हस्तियों का सम्मान। हाल ही में कला के क्षेत्र में वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम और पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। ये दोनों तमिलनाडु के रहने वाले हैं। चौथा फॉर्मूला, पिछड़ा, ब्राह्मण और नाडार कॉम्बिनेशन। 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में 4 सीटें मिली थी। 1999 वाले समीकरण का फिर से इस्तेमाल करने का प्लान है कि उसी समीकरण का फिर से इस्तेमाल हो। तमिलनाडु में बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 7% वोट मिले हैं। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन टूट गया है, लेकिन एआईएडीएमके नेता टीटीवी दिनाकरन ने एनडीए के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। एआईएडीएमके से भी गठबंधन हो सकता है। इस प्लान के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई पूरे तमिलनाडु में सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। जो एमके स्टालिन की सरकार है तमिलनाडु में, जिस तरह की एक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, और खास करके उदयनिधि स्टालिन की जिस तरह के बयान आए थे राम मंदिर के खिलाफ, उसके चलते हुए एक समाज जो है वह काफ़ी नाराज है तमिलनाडु में। और एआईएडीएमके जो कि सॉफ्ट हिंदुत्व को तो पेडल करती आई है, और बीजेपी भी यहाँ पर हार्ड हिंदुत्व की लाइन ना लेकर के सॉफ्ट हिंदुत्व अगर फॉलो करेगी तो उनके लिए कुछ सीटें जीतना मुश्किल नहीं होगा। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य कर्नाटक है, जहां पर 28 सीटें हैं। और 2019 में बीजेपी ने यहां पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 26 सीट जीती थी, लेकिन 2023 में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से हटा दिया। अब सवाल यह है कि कर्नाटक में बीजेपी कैसे खोया हुआ जनाधार हासिल करेगी? इस सवाल का पहला जवाब है गठबंधन। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस ने एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया है, और इससे बीजेपी को बेहतर नतीजों की उम्मीद है। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 36% था, जबकि जेडीएस के 13.29% वोट थे। दोनों के वोट शेयर को मिलाकर 49.29% हो जाता है। इसकी तुलना में कांग्रेस का वोट शेयर कम है, यानी 42.88%। वोट पर बीजेपी गठबंधन का 49.29% वोट भारी पड़ सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 51.75% वोट मिले थे। तो बढ़ते आगे, आंध्र प्रदेश में
जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। यहां पर लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में 25 सीटों में से 22 सीटें वाईएसआरसीपी के खाते में थी। टीडीपी ने सिर्फ 3 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, जबकि कांग्रेस और बीजेपी का खाता भी यहां पर नहीं खुला। लंबे वक्त तक गठबंधन से इनकार करने वाली बीजेपी इस बार अलायंस के जरिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करना चाहती है। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जनसेना एनडीए के साथ है, उसका टीडीपी के साथ गठबंधन है। चुनाव से पहले टीडीपी और बीजेपी के एक साथ आने के संकेत भी मिल रहे हैं। As far as the alliance is concerned, the many people are maintaining speculations about the alliance. But BJP always adhered the central unit decision. State unit always follows the central direction as far as alliance is concerned. सोच रहे कि ये तो अच्छा था ना, हम फिर आ जाते साथ में, क्या प्रॉब्लम क्या है। थोड़ा थोड़ा ईगो टसल हो तो इसके लिए थोड़ी पूरी पार्टी दोनों को, तो ये जब टाई अप हो जाएगा बीजेपी और टीडीपी का अगर हो तो बीजेपी को भी फायदा है और टीडीपी को भी फायदा है। देखिए, खबर है कि केरल में भी समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन किसके पक्ष में इसको समझना होगा। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस 15 सीटों पर जीत हासिल की थी कांग्रेस ने। यहां भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था। 2024 में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे या गठबंधन को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेफ्ट ने राहुल गांधी से वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने को कहा था, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। खबर है कि इस चुनाव में लेफ्ट केरल में कमजोर हो सकता है। तो सवाल यह है कि फायदा किसको मिलेगा। इसका पहला जवाब कांग्रेस है, दूसरा विकल्प बीजेपी। सवाल यहां यह भी है कि क्या लेफ्ट के गढ़ में बीजेपी को वोट मिल सकता है। तो इस सवाल के जवाब को जरा ध्यान से समझिए। देखिए, केरल एक ऐसा राज्य है जहां हिंदुओं की आबादी 54% से ज्यादा है। केरल में 26.56% आबादी मुस्लिम है और 18% ईसाई। बीजेपी हिंदू वोटर वाले इलाके में फोकस कर रही है। यहां बीजेपी की उम्मीद आरएसएस की मौजूदगी के कारण जिंदा है। अभी तक के चुनावों में मजबूत दावेदारी नहीं होने की वजह से राइट विंग के वोटर्स कांग्रेस को यहां वोट देते रहे। जीत के लिए बीजेपी इजावा समुदाय और क्रिश्चियन वोटरों के बीच अपनी पैठ बना रही है। इस चुनाव में पार्टी कई सीटों पर इजावा समुदाय के नेताओं को मैदान में उतार भी सकती है। देखिए, हिंदू मतदाताओं को साधने के लिए पीएम मोदी केरल के हिंदू मंदिरों में जाते हैं। जनवरी में ही केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा की। उससे पहले ईसाइयों को साधने के लिए 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री आवास में ईसाई समुदाय के लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तेलंगाना सीटों की संख्या के हिसाब से दक्षिण भारत का 5वां बड़ा राज्य है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 में टीआरएस की झोली में 9, बीजेपी के 4, कांग्रेस के 3 और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट आई थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित बीजेपी को उम्मीद है कि वो लोकसभा चुनाव में और ज्यादा सीटें जीत सकती है। दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 विधानसभा सीटें जीती और पार्टी का वोट शेयर 14% हो गया। इसके अलावा करीब 6 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। 2024 में तेलंगाना में त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना है। इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ही बीजेपी ओबीसी कार्ड के साथ हिंदू वोटरों को एकजुट करने में जुटी हुई है। देखिए, बीजेपी तो तेलंगाना तो एक अर्बन स्टेट हो गया। हैदराबाद में इतने सीट्स हैं, बाकी प्रदेश में कुछ स्टेट सीट्स हैं, तो बढ़ सकता है, 1-2 कम भी हो सकता है, तो बताना मुश्किल है। बीजेपी साउथ में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र शासित राज्यों में भी जोरदार काम कर रही है। हाल ही में मालदीव प्रकरण की वजह से लक्षद्वीप में मोदी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है। पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में भी बीजेपी के कार्यकर्ता सक्रिय हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि दक्षिण के 132 सीटों में से कम 70 से 80 सीटों पर जीत के लिए मजबूत प्लान के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।